खो गया है, सोचिए खो गया है। दूसरों को तो हम नहीं पाते, अपना भी खो देते हैं। इतना बड़ा ग्रंथ खो गया है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन तो भी संस्कृत की बात है, भूल में ही खो गया। तो फिर ये पाया गया कि लेकिन चाइनीज में मिलता है। तो चाइनीज से संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था 8वीं शताब्दी में। वो अंग्रेजी में अनुवाद होकर 1890 के आसपास मैक्स ल्यूगर ने सीक्रेट बुक्स ईस्ट में छापा। उसके कुछ वर्ष बाद ईवी डाउल, जहां संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने बुद्ध चरित्र पा लिया संस्कृत में, नहीं गया सारे 13 शब्द मिले 28 लगभग आता। तो फिर सारे 13 शब्दों का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद भी मैक्स ल्यूगर ने एक बात के वॉल्यूम में छापा। और उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद 1935 के आसपास जॉनसन साहब ने एक और काम किया। बड़े विद्वान थे वो, चीनी आती थी, उनको तिब्बतन आती थी, संस्कृत आती थी, अंग्रेजी तो आती थी। तो उन्होंने पाया कि तिब्बतन में इसका अनुवाद 4वीं शताब्दी में चीनी में हुआ, 8वीं शताब्दी में तिब्बतन में हुआ, लेकिन मूल से हुआ, चीनी से नहीं हुआ। उन्होंने इसे मिला के पाया और उन्होंने एक अनुवाद बनाया अंग्रेजी में, और उन्होंने क्या पाया कि चीनी भाषा में जो अनुवाद है वो संस्कृत से थोड़ा हट के। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब बुद्ध भगवान वैशाली छोड़कर गए कि मुझे महापरिनिर्वाण प्राप्त करना है, तो वैशाली की दशा कैसी हुई? वैशाली नगरी की दशा कि जैसे पति का निधन हो जाने पर पत्नी की, ये संस्कृत में है। संस्कृत में नहीं है, पता नहीं है क्या है, संस्कृत तो होगी, ये तिब्बतन में है, जो संस्कृत के बहुत पास है अनुवाद सभी ग्रंथों में। और चीनी भाषा में है कि जैसे पिता के मर जाने में पुत्री की दशा, बहुत अंतर नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक अंतर कुछ तो कुछ है। और अगर हर एक पेज पर, हर एक दूसरे पेज पर इस प्रकार के अंतर मिलते रहे तो ग्रंथ की जो भावना उत्पन्न करने की क्षमता है पाठक में बदल जाती है, दूसरी धारणा बनती है उसके बारे में। कोई लॉन्सन ने कर दिया 1935 में। इस बीच में रामचंद्र शुक्ल जी का लेख आया था, उन्होंने भी अनुवाद किए। उनका एक अनुवाद है जो बुद्ध चरित्र का एक अंग्रेजी रूप है, द लाइट ऑफ एशिया, एडविन आर्नल्ड का, 1880 में छपा है। गांधी जी ने कहा है कि जब इंग्लैंड में छात्र थे, लॉ पढ़ने गए थे, तो 2 ग्रंथों ने उनको बहुत प्रभावित किया और उससे उनके मन में भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी। भारतीय ही थे, लेकिन जिज्ञासा बढ़ी। क्या था? एक भगवद गीता था, वो भी एडविन आर्नल्ड का अनुवाद था, और दूसरे बुद्ध चरित्रम और विद्याधर के आधार पर लिखा गया उनका जो लाइट ऑफ एशिया था, जो बुद्ध भगवान का चरित्र था। गांधी जी ने भूरी प्रशंसा की है इन दोनों अनुवाद और उनके जीवन में क्या स्थान बना है इसका। लाइट ऑफ एशिया जो एक प्रकार से आधारित है बुद्ध चरित्रम पर, उसका अनुवाद हिंदी में रामचंद्र शुक्ल ने किया। शुक्ल ग्रंथावली में आपको मिलेगा, और उसमें उन्होंने अपनी प्रस्तावना में लिखा कि जहां जहां मुझे गलत लगा उसको उन्होंने ठीक किया। तो क्या है, भगवान बुद्ध तो हमारे अनुवाद में क्या क्या हो गया उसका, उसको फिर वापस लाए, उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। कहानी अभी और आगे बढ़ती है। फिर क्या हुआ कि जॉनसन ने जो अनुवाद किया था बुद्ध चरित्र का, जितनी संस्कृत मिलती है और उसके बाद तिब्बतन मिलती है, उसके बाद चीनी मिलती है, इन सबको मिलाकर अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था उसका एक सज्जन थे हिंदी में अनुवाद थे। तो एक पूरा बुद्ध चरित्र हिंदी में उपलब्ध हुआ, क्योंकि हमारे पास तो आ रही है, बाकी वहां से आ रहा है, वो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हो रहा है। फिर एक और सज्जन सामने आए जिन्होंने, इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई भी अच्छा काम इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हम लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे को नोबेल प्राइज मिलना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि 13.5 संस्कृत के उपलब्ध है,
बाकी के 14.5 साल के उपलब्ध है अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। अंग्रेजी शायद उनकी इतनी अच्छी नहीं रही होगी, तो हिंदी को लेकर उन्होंने बैठ के हिंदी अनुवाद से संस्कृत पढ़ी, तो अब पूरा का पूरा बुद्धचरित्र संस्कृत में आ गया। और मैंने प्रस्तावना में लिखा कि हमारा ये गौरव ग्रंथ 2000 साल तक कहां भटकता रहा, और अब समय आ गया है कि हम उसका पुनर्वास अपने घर में करें। अनुवाद के माध्यम से दुनिया में कब कब क्या क्या होता रहा है, इसका इससे बढ़कर प्रसंग मुझे नहीं पता। 2000 साल तक इस ग्रंथ के अनुवाद पर अनुवाद होते हुए, और क्या ये गाथा है, सांस्कृतिक गाथा, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक गाथा है। लेकिन फिर इसका जवाब क्या निकलता है कि हमने अनुवाद नहीं किया, हमने किसी से कुछ किया है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों का अनुवाद पहले शुरू कर दिया, हमने 50 साल बाद शुरू किया। जब अंग्रेज आए तो पहले अनुवाद क्या हुए, विलियम जोन्स ने संस्कृत से, उनके पहले भी मैथ्यूज हैलेट ने, चार्ल्स विल्किंस ने, इन लोगों ने संस्कृत अनुवाद करना शुरू कर दिया। हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, हमें नहीं चाहिए कुछ। विलियम जोन्स को संस्कृत सिखाने से तो हमने मना कर दिया, जितने ब्राह्मण ने करते हैं लोगों ने, तुम तो वेद छो, तुमको नहीं सिखाएंगे। ये हमारी परंपरा है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए, और जितने हमारे पुराने, आप नहीं कहना चाहिए, अंग्रेजी में कहते हैं सिंस ऑफ ओमिशन, ना करना गुनाह, तो उनका जो है उनका थोड़ा प्रायश्चित करें। और अब तो जाके, अब तो हम अनुवादों से अपना घर भरे। अनुवाद के बारे में बार बार हमारे मन में इच्छा क्या होती है कि हिंदी का जो भी लेखक है और किसी भी भारतीय भाषा का लेखक है, उसके मन में एक इच्छा सुबगाती रहती है जब से वो लिखना शुरू करता है। ये अनुवाद में तो हम कन्नड़ में रहे हैं, हिंदी में रहे हैं, बांग्ला में रहे हैं, लेकिन हमारे दिन कब फिरेंगे, हमारा अंग्रेजी में अनुवाद कब होगा? कौन आएगा जो हमारा अंग्रेजी में अनुवाद करेगा? तभी हमारा लिखना सार्थक होगा। सबके मन में इच्छा होती है। तो हमें क्या लगता है कि अगर हिंदी या भारतीय भाषाओं की उन्नति होनी है, किसी प्रकार उनका भला होना है, तो एक ही तरह से होगा। उन भाषाओं से अंग्रेजी में कितना अनुवाद होता है, इससे नहीं। भाषा वो समृद्ध होती है जिसमें अनुवाद हो। हिंदी में नाटक बहुत कम ही कहा जाता है। नेमिचंद्र जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, नेमिचंद्र जैन, वो कहते थे कि हिंदी में 2 प्रकार के नाटक हैं, एक हिंदी के नाटक और एक हिंदी में नाटक। हिंदी के नाटक हिंदी भाषण द्वारा लिखे गए हैं, हिंदी में नाटक ये तेंदुलकर ने भी लिखे हैं और बादल सरकार ने भी लिखे हैं। हमने इनमें कभी भेद नहीं माना। इन बहुत नाटक को जोड़ दीजिए तो इन तीनों नाटककारों में हिंदी वालों ने कभी भेद नहीं माना, सबको अपना समझा, जबकि वो नहीं थे हमारे। तो वो जो नाटक में परंपरा हो रही है वो और भी विधाओं में होनी चाहिए उसी प्रकार से। और ज्ञान का साहित्य, ज्ञान के साहित्य के अनुवाद, ज्ञान मूलक जो ग्रंथ है उनके अनुवाद, उनके लिए बड़ी भारी भारी योजनाएं हो गई। क्यों हो रही है? सबको पता है कि अंग्रेजी किसी को नहीं आती है हिंदुस्तान में, हमको तो नहीं आती, आपको आती हो तो ठीक है। इतने साल से अभ्यास कर रहे हैं, सत्य के प्रयोग हमने बहुत सीखे और लोग समझ नहीं है अभी तक, आपको बताया। तो अरे रोज गलती निकलती है, मैंने अपने लिखे में जो खुद निकाल सकता हूँ, और तो पता नहीं और कितने निकाले, रोज के लिखे हाय ये प्रतिदिन पता है दिन छिपे के बाद। तो इसका एक ही उपाय है कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ाना बंद करें, सबको अंग्रेजी पढ़ाना बंद करें। लेकिन कुछ लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जर्मन पढ़ रहे हैं, उसमें ही लोग अंग्रेजी पढ़ते और ज्यादा की क्या जरूरत है? हम लोग क्यों अंग्रेजी पढ़ते हैं? अंग्रेजी के प्रति हमारा मोह नहीं है, मैं उससे अंदर कुछ मिलता है, इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे मन में धारणा है कि हम न पढ़ेंगे तो हमको लोग कितने ही कारण से देखेंगे, कोई हमारा प्रायोगिक काम नहीं सकता है उससे। और जिस तरह की अंग्रेजी सिखाई जाती है लोगों को धौंस में नहीं बनती है उससे। अरे जब हम किताब भी पढ़ेंगे तो धौंस कैसे करें? तो धौंस वाले लोग दूसरे हैं, उनके माँ बाप की धौंस है, उनके स्कूलों की धौंस है,
ऐसी अंग्रेजी से कि कुछ नहीं हुआ। तो ये होना आवश्यक है कि अनुवाद में हम सब ज्ञान विज्ञान पढ़ें अपनी अपनी भाषाओं में। वो अनुवाद इतने भ्रष्ट हैं, साहित्यिक अनुवादों से भी भ्रष्ट हैं। CS की एक पत्रिका शक्ति है, वहां से बड़ा बुद्धिजीवी आपको कहां मिलेगा? वो बुद्धिजीवियों की गौशाला है CS। इस प्रकार के और भी हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, उनकी पत्रिका शक्ति है, अभी शक्ति शुरू हुई है। क्या नाम है? प्रतिवार में ऐसे कुछ नाम है, उसने अपनी नाम कहा ही नहीं। उनके सलाहकार मंत्रियों में प्रतिमान, उनके सलाहकार मंत्रियों में मैं भी हूं। मैंने उनको एक ही सलाह कि ये अनुवाद जैसे कहा गया ना, अवनीश जी कहते हैं कि अनुवाद ना हो इससे अच्छा तो नहीं बुरा अनुवाद, ये आपकी रहना बदल जाएगी उनका देखते। और दूसरे वो अनुवाद की भी मूल में जो लिख रहे हैं उस पत्रिका में, वो अनुवाद से भी बदतर है। अब कचरी अंग्रेजी में सोचकर और भी अब कचरी हिंदी में लिखा जाना, उसका प्रमाण आपको चाहिए। वो अनुवाद नहीं सब जगह मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तुम्हें तो बड़ी भारी योजना है, तो अनुवाद दिवस नहीं कर पाएगा, ये हमारा विभाग में नहीं कर पाएगा, हिंदी के विभाग में। हाँ, तो ये थोड़ी छोटी बातें सोचें। मैं एक किताब लाया था, पता नहीं क्यों लाया था, मुझे लगा था शायद बोलने का कुछ मसाला होगा नहीं, तो वैसे क्या बताया था कि इतने बढ़िया लोग बोल चुके होंगे तो उसमें मसाला बनता रहेगा। तो भारतीय भाषाओं की बात है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे आपस में साहित्य का आदान प्रदान है। साहित्य वो तो अंग्रेजी वाली बात तो मैंने कह दी, उसमें अंग्रेजी साहित्य हमारे यहाँ अनुवाद नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई साल ना हो, कोई दशक ना हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ज्ञान का आधार, ज्ञान का नृत्य तो करते हैं, ज्ञान का माध्यम तो करते हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है जिसने अपनी मातृभाषा को छोड़कर उन्नति, हमको छोड़कर, और इसलिए हमारी उन्नति नहीं हो पाई। G20 नाम का जो सबसे बड़ा देशों का समूह है, सबसे समृद्ध देशों का समूह, हम भी हैं उसमें। हमको छोड़कर बाकी 19 देशों को आप देखिए, सबने अपनी मातृभाषा में प्रगति की है, सबने, एक भी उसका अनुवाद नहीं है। हम भी सोचते हैं कि अंग्रेजी में प्रगति हो और उसके बिना नहीं हो सकता। जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में, जापान में, सब जगह कैसे प्रगति हुई है, वो मुझे ताव आने लगता है सबको, उसे विश्वविद्यालय अनुवाद के बारे में मुझे एक छोटा सा प्रमाण आपको देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में अनुवाद जो आता है भारतीय साहित्य का और दूसरी भारतीय भाषा में जो आता है, उसकी ध्वनि कितनी फर्क होती है। आपने युवा रविंद्र मूर्ति के बारे में सुना होगा, अभी चले गए, उनकी प्रसिद्धि कैसे हुई? कन्नड़ में लिखते थे। शिकागो में एक प्रोफेसर बैठे थे जो उनके मित्र थे, शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उस अनुवादक ने अनंत मूर्ति को प्रसिद्ध कर दिया, नहीं तो अनंत मूर्ति नहीं पकड़े। वो खुद मानते थे, रामानुजन भी मानते थे और अनंत मूर्ति भी मानते थे, दोनों से बात होती है, दोनों मानते थे कि उस अनुवाद में जो कुछ कर दिया वो मुझे कभी कर नहीं सकता था। जल्दी ही अनुवाद किया, 70 के पहले ही अनुवाद आ गया था। 65 में कन्नड़ उपन्यास आया था, उसकी बड़ी चर्चा है। अगर आप अनुवाद के विशेषज्ञों से पूछें कि सबसे सुंदर और सबसे सफल अनुवाद कौन से हुए हैं किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य के अंग्रेजी में, तो मेरे ख्याल रामानुजन के नाम तो बहुत पहले आएगा।